बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। डियर नाजरीन, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, यानी स्टेट क्या होता है और साथ में जो स्टेट के 4 एलिमेंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टेट। The term state is derived from the Latin word status or statum, which means condition, position, standing or political condition of society. तो जो ये टर्म स्टेट है वो एक लैटिन वर्ड स्टेटस और स्टेटम से निकला है, जिसका मतलब है कंडीशन, पोजीशन, स्टैंडिंग और पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। इसके बाद हम आते हैं हाउ इट डेवलप्ड, यानी जो स्टेट वर्ड है वो कैसे डेवलप हुआ फ्रॉम स्टेटस और स्टेटम टू स्टेट। इन medieval and early modern Europe, status referred to the condition of the ruling power. Later it came to mean the organized political community that exercise authority over people and territory. अब अगर हम मिडिवल और अर्ली मॉडर्न यूरोप में देखें तो वहां जो स्टेटस था, वो जो रूलिंग पावर्स थी, ठीक है, उसका जो कंडीशंस था, यानी जिस तरह हुक्मरानी हुआ करती थी या जो हुक्मरान हुआ करते थे उसको स्टेटस बोलते थे, और बाद में उसका मतलब एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पर ले लिया गया। अब पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है? उस वक्त फिर पॉलिटिकल कम्युनिटी वो थी जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करती थी लोगों के ऊपर जो एक खास इलाके में रहते थे। यानी पहले जो हुक्मरानी का जो स्टाइल था, जो तर्ज अमल था, उसको स्टेटस बोलते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ऊपर हुक्मरानी को फिर स्टेटस बोला गया। इसके बाद by the 16th century, especially through Macaulay book The Prince, the term lo stato became widely used to describe the political entity we now call a state. अब इसके बाद फिर 16th सेंचुरी में निकोलो मैकाउली ने जो बुक लिखा है प्रिंस, उसमें ने एक टर्मिनोलॉजी यूज की जिसको हम लो स्टेटो बोलते हैं, वो इस्तेमाल हुई किसी पॉलिटिकल एंटिटी के लिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी के लिए लो स्टेटो उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसको हम आजकल स्टेट कहते हैं। तो इसी तरह उसकी डेवलपमेंट हुई फ्रॉम स्टेटस टू स्टेट। इसके बाद हम डिफिनीशन के ऊपर आते हैं कि स्टेट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। अब स्टेट की बहुत सारी डिफिनीशन है, तो अगर हम स्टेट को डिफाइन कर ले तो इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अ स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन that exercises authority over a group of people living in a defined territory. अब रियासत एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सियासी तंजीम होता है जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है किसी खास इलाके में लोगों के ऊपर, यानी एक खास इलाके में जो लोग रहते हैं और उसके ऊपर जो हुक्मरानी होती है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर हम स्टेट बोलते हैं। इट हैज अ गवर्नमेंट दैट क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस लॉज एंड इट इज सॉवरन, मीनिंग नो पावर इज अबव इट विद इन इट्स बाउंड्रीज। अब रियासत का एक अपना हुकूमत होता है और हुकूमत का फंक्शन ये होता है कि वो लॉज बनाते हैं और फिर उस लॉज को इन्फोर्स भी करते हैं, और वो सॉवरन होता है।
बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। और कोई भी ताकत ऐसा नहीं होता उस बाउंड्रीज के अंदर, ठीक है, जो स्टेट से ऊपर हो, यानी स्टेट अबव होता है, वो सुप्रीम होता है। स्टेट इंटरनली भी सॉवरन होता है और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, अब सॉवरेनिटी है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि जो बाहर दूसरे स्टेट्स है उससे वो क्या हो, खुद मुख्तार हो, ठीक है, यानी वो उसके ऊपर एग्रेशन नहीं कर सकता, उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। और अंदर भी सॉवरन हो, यानी कोई कानून या कोई ग्रुप स्टेट के अबव नहीं होता, बल्कि सारे स्टेट के जो कवानीन है उसके नीचे होते हैं। तो आप इस तरह भी स्टेट को डिफाइन कर सकते। इसके बाद अगर हम सिंपली डिफाइन कर ले स्टेट को, तो स्टेट इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्लस टेरिटरी प्लस गवर्नमेंट प्लस सॉवरेनिटी, यानी स्टेट इज द सम अप ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, यानी जहां ये चार चीजें होंगी उसको हम रियासत कहेंगे, यानी स्टेट कहेंगे। सबसे पहले है पॉपुलेशन आबादी, सेकंड है टेरिटरी रकबा, चौथे नंबर के ऊपर है गवर्नमेंट सरकार, और चौथे नंबर के ऊपर है सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, यानी जो सरकार होगी, जो हुकूमत होगी, उसके पास खुद मुख्तारी होगी, ठीक है, वो आजाद होंगे अंदर जो अपने लोग हैं उससे, और बैरूनी जो और रियासतें होती हैं उससे भी वो रियासत आजाद होगी। इसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड डिफिनीशंस की तरफ आ जाए जो फेमस पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दिया है, तो सबसे पहले है अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। उन्होंने स्टेट को इस तरह डिफाइन किया है, अ स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, कि रियासत लोगों का वो तंजीम है, वो मजमुआ है जो किसी खास एक इलाके में कानून के लिए मुनज़्ज़म हुए हो, यानी जमा हुए हो, यानी किसी खास एक इलाके में लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने को हम फिर रियासत बोलते हैं। इसके बाद गार्नर ने कुछ इस तरह डिफाइन किया है कि as the state is a community of persons occupying a definite territory under a government and possessing sovereignty, कि रियासत लोगों का वो मजमुआ है, वो ग्रुप है जो किसी खास इलाके में जमा हुए हैं एक खास हुकूमत के नीचे, और फिर वो हुकूमत उसकी खुद मुख्तार हो, यानी किसी खास इलाके में जो लोग रहते हैं किसी हुकूमत के नीचे और वो हुकूमत उसका खुद मुख्तार हो, उसको फिर हम रियासत बोलते हैं। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात कर ले, एवरी स्टेट मस्ट कंटेन 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, विदाउट even one a state cannot exist. Number 1 population, नंबर सेकेंड टेरिटरी, नंबर थर्ड गवर्नमेंट, नंबर 4 सॉवरेनिटी, यानी जो रियासत होती है, जो भी रियासत हो जहां भी हो, उसके लिए 4 एलिमेंट्स जरूरी होते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी मिसिंग हो तो उसको हम फिर रियासत नहीं बोलते। सबसे पहले है पॉपुलेशन, सेकेंड नंबर के ऊपर है टेरिटरी, थर्ड नंबर के ऊपर है गवर्नमेंट, और चौथे नंबर के ऊपर है सॉवरेनिटी। अब हमारे पास जो पहले दो है, इस एलिमेंट्स को हम बोलते हैं फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, और जो लास्ट दो हैं सॉवरेनिटी प्लस गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो इसके बाद हम एक एक एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, टेरिटरी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होता है, और साथ में फिर सॉवरेनिटी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले है पॉपुलेशन, यानी आबादी। The people who live permanently in the state is called population. There is no fixed limit to population size. Some states have small populations, for example, island, other huge, for example, China.
अब आबादी क्या होती है, यानी जो लोग जो किसी खास इलाके में, जो किसी एक रियासत में परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर होते हैं, उसको हम फिर आबादी बोलते हैं उस रियासत की। और इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि आबादी कितनी होनी चाहिए, आबादी कम होनी चाहिए या आबादी ज्यादा होनी चाहिए। यानी किसी रियासत की आबादी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ स्मॉल स्टेट्स हैं जिसकी आबादी हजारों में है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी आबादी बिलियंस में है। फॉर एग्जांपल आप वेटिकन सिटी ले ले, स्टेट जिसकी आबादी बहुत कम है, ठीक है, और जितने आइसलैंड्स है, ठीक है, उसकी आबादी, ठीक है, लाखों में है, कंट्रीज है। और अगर हम फिर चाइना की तरफ जाए तो वो भी एक रियासत है जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 अरब है। उसके बाद अगर हम इंडिया को ले ले तो इंडिया की आबादी भी 1.5 अरब के करीब है। अगर हम पाकिस्तान की, जो हमारा मुल्क है, वो छठे नंबर के ऊपर है या 5वें नंबर के ऊपर, उसकी आबादी भी 25 करोड़ है। तो यानी रियासत की आबादी ज्यादा भी हो सकती है और कम हो सकती है। अब पॉपुलेशन का क्या काम है, यानी पॉपुलेशन क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, वो स्टेट को कैसे हेल्प करता है। तो अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ही होती है जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं किसी रियासत को। अब रियासत की जो मामलात होते हैं वो हुकूमत चलाते हैं। अब हुकूमत चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वहां की जो आबादी होती है वो टैक्स देते हैं, यानी टैक्स पेयर्स होते हैं, और उससे फिर उस रियासत के मामलात चलाते हैं। इसके बाद फिर आबादी जो होती है किसी रियासत की, वो सोल्जर प्रोवाइड्स करते हैं जो रियासत को डिफेंड करते हैं, और साथ में फिर वो वर्कर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो रियासत की डेली जो काम होते हैं उसको सर अंजाम देते हैं। इसके बाद हम टेरिटरी की बात करते हैं कि रकबा क्या होता है। अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया वेयर द स्टेट एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी, यानी एक खास जमीनी रकबा जहां स्टेट्स अपने अथॉरिटी को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, यानी अपने कानून को लागू करता है, उसको हम फिर रकबा बोलते हैं। और उस रियासत की या उस रकबे की कुछ खास बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क रशिया है, इसके बाद आई थिंक कनाडा है। जिस तरह आप पाकिस्तान का रकबा देख लें, उसका फिक्स है कि कुछ 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर उसका रकबा है। तो एक फिक्स है, उसकी एक फिक्स बाउंड्रीज है, ठीक है। उसके बाहर उसका कोई कंट्रोल या अथॉरिटी वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसके लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, बल्कि जो विद इन द बाउंड्रीज उसके जो है ना वो अपना अथॉरिटी को एक्सरसाइज भी कर सकता है और अपने लॉस को इंप्लीमेंट भी कर सकता है। अब टेरिटरी में क्या चीज आते हैं, तो सबसे पहले लैंड एरिया, जो हमारा जमीनी रकबा होता है वो टेरिटरी में आता है। इसके बाद फिर एयर स्पेस, जो जमीनी रकबे में जो विद इन बाउंड्रीज जितना भी एयर स्पेस होता है वो भी किसी स्टेट का क्या होता है, टेरिटरी होता है। साथ में फिर उस एरिया में, उस बाउंड्रीज में जितने भी रिवर्स होते हैं वो भी स्टेट की टेरिटरी में आते हैं, और जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो भी टेरिटरी में आ जाते हैं। अब सी बाउंड्रीज की अगर हम बात कर ले, तो जो हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, गवादर और कराची को जो समंदर टच करता है, तो एक खास आई थिंक कोई 30 या 27 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है ना। यानी यहां तक किसी रियासत की समंदर के ऊपर जो है ना अपना क्या होता है, क्लेम होता है, यानी वहां उसकी टेरिटरी होती है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल जो है ना वो टेरिटरी या बाउंड्री कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब विदाउट टेरिटरी स्टेट कांट फॉर्म। अब रकबे के अलावा रियासत का कोई वजूद नहीं होता। जब जमीन नहीं होगी तो लोग कहां बसेंगे, ठीक है। तो रकबे के अलावा
रियासत का कोई वजूद नहीं होता। इसकी मिसाल हम पैलेस्टाइन को दे सकते हैं कि पैलेस्टाइन को हम एक सॉवरेन स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जो रकबा है, ठीक है ना, वो फुली रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी तस्लीम शुदा नहीं है कि ये रकबा जो है ये पैलेस्टाइन है, यानी फलस्तीन का ये टोटल रकबा है, क्योंकि इसराइल और फलस्तीन का इसके ऊपर कन्फ्लिक्ट है। फलस्तीन कहते हैं ये मेरी जमीन है, और इसराइल कहता है कि हमारी जमीन है, ठीक है, और उस दोनों का आपस में क्या है, कन्फ्लिक्ट है। तो पैलेस्टाइन को हम जो है वो सॉवरेन स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि उसका अपना तस्लीम शुदा इंटरनेशनली कोई अपना जमीन नहीं है, यानी जमीनी रकबा नहीं है। इसके बाद हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट, हुकूमत क्या होता है। The political and administrative structure that runs the state, it makes laws, enforce them and settle disputes. अब हुकूमत क्या होते हैं, तो जो रियासत के जो मामलात होते हैं, हुकूमत एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, एक मशीनरी है जो रियासत के रोजाना के मामूलात जो होते हैं उसको जो चलाते हैं, उसको हम हुकूमत बोलते हैं, ठीक है। यानी हुकूमत एक वो मशीनरी है जो रियासत के मामलात चलाते हैं, ठीक है, उसको हम हुकूमत बोलते हैं। अब हुकूमत का क्या काम होता है, हुकूमत का काम कानून बनाना होता है, फिर उस कानून को इंप्लीमेंट करना होता है, और साथ में फिर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको फिर सेटल करना हुकूमत का काम होता है। अब अगर हम आर्गन्स की बात कर ले तो गवर्नमेंट की 3 आर्गन्स है। सबसे पहले है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर कानून बनाता है, वो कानून साजी करता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, एग्जेक्टिव, जो कानून को इन्फोर्स करता है, जो कानून को इंप्लीमेंट करता है। और थर्ड नंबर के ऊपर है जुडिशरी, जो लाज होते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं, और फिर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो तनाजात होते हैं या सूबों के दरमियान होते हैं या वफाक और सूबों के दरमियान होते हैं, उसको फिर जुडिशरी हल करते हैं, ठीक है। हम सोवरेनिटी की बात कर ले तो सोवरेनिटी is the supreme and absolute power of the state. It is the highest authority within a state. No one is above it. अब अगर हम सोवरेनिटी की बात कर ले तो सोवरेनिटी जो सुप्रीम पावर होता है, जो एब्सोल्यूट पावर्स होते हैं, ठीक है, रियासत के, उसको हम सोवरेनिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी स्टेट में, और इससे कोई आला नहीं होता, यानी नो वन इज अबव द स्टेट। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि जो रियासत होती है वो खुद मुख्तार होती है, वो इंटरनली भी खुद मुख्तार होती है, वो एक्सटर्नली भी खुद मुख्तार होती है। अगर कोई रियासत खुद मुख्तार ना हो, ठीक है, और उसके ऊपर किसी दूसरे का कब्जा हो या कोई दूसरा मुल्क उस रियासत को चलाए, ठीक है, उसको फिर हम रियासत नहीं बोल सकते। इसके बाद रियासत की 2 टाइप्स हैं, सॉरी सोवरेनिटी की 2 टाइप्स है, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। तो इंटरनल सोवरेनिटी क्या है, इंटरनल किसी रियासत की खुद मुख्तारी ये है कि उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, रियासत उससे आला होता है, ठीक है, और जितने भी इदारे हैं किसी रियासत के अंदर, उसके ऊपर जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो रियासत की होती है, यानी रियासत खुद मुख्तार नहीं हो सकता, यानी कोई भी इदारा रियासत के खिलाफ, रियासत की जो कानून है, जो आईन है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता, और ना कोई शख्स रियासत की जो आईन है, कानून है, जो इदारे हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकता। इसके बाद एक्सटर्नल सोवरेनिटी है। अब एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी हमारे पास ये है कि जो रियासत होती है वो जो फॉरेन स्टेट्स होते हैं, जो दूसरे स्टेट होते हैं, उससे वो आजाद होता है, ठीक है। इसके बाद ये आजादाना तौर पर अपनी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी, यानी दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उसको बना सकते हैं, ठीक है, उसके साथ ट्रीटीज कर सकते हैं, उसके साथ कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सोवरेनिटी के बगैर हम किसी यूनिट को रियासत नहीं कह सकते। अब फंक्शंस ऑफ द स्टेट अगर हम
बात कर ले तो फंक्शन ऑफ द स्टेट क्या है? द फंक्शन ऑफ द स्टेट हैव एक्सपेंडेड ओवर टाइम. Traditionally, the state performed only basic roles. Today, modern state perform many social, economic and developmental functions. अगर हम functions की बात कर ले तो जो functions है वो time के साथ साथ expand होते गए, बढ़ते गए. पहले की बात है, अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात कर ले, जब स्टेट का वजूद आया तो वहां कुछ बेसिक जो रोल्स थे वो प्ले करते, जिस तरह डिफेंस है, ठीक है, और टैक्स है, बिजनेस है, ठीक है, या ट्रेड है, तिजारत, उसको कंट्रोल करते थे. लेकिन जो मॉडर्न स्टेट्स है वो डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस किया करते हैं, परफॉर्म करते हैं. तो प्राइमरी और एसेंशियल फंक्शन में क्या है? तो सबसे पहले है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको स्टेट कंट्रोल करता है. इसके बाद जो रियासत होती है, जो स्टेट होता है, ठीक है ना, वो उसको डिफेंड करता है. इसके बाद वो जो अपने सब्जेक्ट होते हैं, जो अपनी रियासत की रियाया होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उसको इंसाफ पहुंचाते हैं. इसके बाद फिर वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं थ्रू गवर्नमेंट. इसके बाद अगर हम सोशल एंड वेलफेयर फंक्शंस की बात कर ले तो मॉडर्न स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट्स है, क्योंकि वो डिफरेंट सोशल एंड वेलफेयर फंक्शंस करते हैं और अपने लोगों को क्या करते हैं, एडवांटेज बेनिफिट्स देते हैं. जिसमें एजुकेशन है तो रियासत का ये अहम फरीजा है कि वो अपने लोगों को जो है ना एजुकेशन देंगे. इसके बाद हेल्थ केयर, सेहत की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करेंगे. जो सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, वो देंगे. इसके बाद हाउसिंग, जिस लोगों के पास घर नहीं होंगे तो रियासत का ये अहम फरीजा है कि वो अपने लोगों को अपना घर देंगे. साथ में जो वर्कर्स है, जो डिफरेंट सोसाइटीज, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जो डिफरेंट सेक्शंस में काम करते हैं, उसकी प्रोटेक्शंस करेंगे, उसकी फ्री वेजेस, उसका जो टाइमिंग है, ठीक है, वो उसको जो उसके राइट्स है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसको जो है ना वो प्रिविलेजेस देंगे ताकि वो बेहतर इन्वायरमेंट में काम कर सके और उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो. अगर हम इकोनॉमिक फंक्शंस की बात कर लें तो उसमें यह है कि जो स्टेट होता है वो ट्रेड और जो इंडस्ट्रीज होती है, जो जितने भी इंडस्ट्रीज है स्टेट में, या वो कारोबार करते हैं, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर कारोबार करते हैं या किसी दूसरे ममालिक के साथ करते हैं, वो सब स्टेट कंट्रोल करता है. इसके बाद जो बैंकिंग होता है और जो स्टेट का करेंसी होती है, कौन सी करेंसी जो है ना वो कब प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी करेंसी को खत्म करते हैं, तो करेंसी जो जनरेट करते हैं वो भी रियासत का क्या होता है, एक अहम फंक्शंस है. साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें स्कूल्स है, कॉलेजेस है, जिसमें यूनिवर्सिटीज है, जिसमें रोड्स है, जिसमें ब्रिज है, जिसमें बड़े बड़े डैम्स है, प्रोजेक्ट्स है, ये सब भी रियासत का काम है. साथ में इकोनॉमिक प्लानिंग के वो इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब चीजें है, जो जो सब फंक्शन है वो रियासत के. साथ में अगर हम चौथे नंबर के ऊपर डेवलपमेंटल फंक्शंस की तरफ आ जाए तो इसमें है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, जिस तरह आजकल आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटेशन में, और जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसको का ये रियासत का काम होता है, ठीक है, इसको प्रमोट भी करते हैं और इसका हम फंक्शन है. साथ में इन्वायरमेंटल फंक्शंस है, जो अभी 26 अमेंडमेंट हुई, उसमें जो है ना वो साफ इन्वायरमेंट या साफ माहौल हर किसी का शहरी का हक करार दे दिया गया. यानी 26 अमेंडमेंट में ये भी था कि जो साफ इन्वायरमेंट है ये तमाम शहरियों का हक है. तो जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेट प्रोटेक्ट करता है और उसको स्टेट जो है ना साफ रखने के लिए बहुत सारे इकदाम करते हैं. साथ में फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सपोर्ट, जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, वो उसको जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं. तो ये भी रियासत का. तो लास्ट में अगर हम डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल फंक्शंस की बात कर ले तो इसमें है फॉरेन पॉलिसी, कि जो अपना मुल्क दूसरे मुल्क के साथ पॉलिसीज बनाते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, किसी मुल्क के साथ कारोबार कैसे करना है, किसी मुल्क के साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ किस तरह इन्वॉल्व होना है, किस तरह बातचीत करनी है, कोई डिस्प्यूट है उसके ऊपर किसी मुल्क का या अपने मुल्क का स्टांस कैसे रखना है,
تو یہ بھی ریاست کا کام ہے. اس میں پھر پارٹیسپیشن ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس طرح یونائٹڈ نیشن آف آرگنائزیشن ہے, ریجنل اگر آرگنائزیشن کی بات کریں جس طرح سارک ہے, جس طرح او آئی سی ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ریاست کے کام ہے. اور آخر میں پھر انٹرنیشنل ٹریٹیز ہے, جتنے بھی بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈیفنس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سوشل ٹریٹیز ہو, چاہے وہ کلچر کے حوالے سے ہو, یعنی جتنے بھی معاہدے ہیں بین الاقوامی دوسرے ممالک یا اسٹیٹ کے ساتھ, تو وہ بھی اسٹیٹ کا اہم فریضہ ہے. تو ڈیئر ناظرین, یہ تھا اسٹیٹ, اس کے ایلیمنٹس اور فنکشن. امید ہے آپ لوگوں کا جو ہے نا سمجھ آیا ہوگا. تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ جس نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو لائک کرے, سبسکرائب کرے, اور انشاءاللہ جتنے بھی پولیٹیکل سائنس کے تھیوری اینڈ پریکٹس کے امپارٹنٹ ٹاپکس ہے اس کو ہم اس طرح ڈسکس کریں گے. شکریہ.